सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी दैट इज पॉलिटिकल डिविजन्स का जो चैप्टर है, वो टॉपिक जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आज हमारी इसके ऊपर क्लास नंबर 2 रहने वाली है। क्लास 1 में जो हमने पढ़ा वो अभी मैं फटाफट से रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि पॉलिटिकल डिवीजन क्या चीज है, किस चीज को हम पॉलिटिकल डिवीजन बोलते हैं। उसके बाद कुछ स्टैटिक्स हमने आपको बताए। ठीक है, स्टैटिक्स क्या बताया आपको कि अगर हम वर्ल्ड के हिसाब से देखें, क्योंकि हमारे सिलेबस में वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं लिखा होता है, जैसे कि लिखते हैं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, है ना। तो वर्ल्ड के हिसाब से भी हम थोड़ा बहुत देखें तो मैंने आपको कुछ स्टैटिक्स बताए जो कि हमें किसी भी एग्जाम के लिए या फिर हमें बेसिक नॉलेज के लिए ये चीज पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो जो चीजें आपको बताई थी कि वर्ल्ड के हिसाब से हमारी कंट्री जो है वो कौन से नंबर पे है, एरिया के हिसाब से भी, पॉपुलेशन के हिसाब से भी, और बाकी अदर कंट्रीज जो टॉप में है, ठीक है, एरिया के हिसाब से या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट वाली और स्मॉलेस्ट वाली, दोनों चीजें बताई। उसके बाद आपको मैंने अगर इंडिया के अंदर की बात करें तो वहां पर भी आपको स्टेट और यूटीज की भी अगर हम बात करें तो वो भी आपको बताई। ठीक है, कि हमारे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट स्टेट या स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन के वाइज या एरिया के वाइज से कौन सी है, और यूटी भी पॉपुलेशन के वाइज या एरिया के वाइज से कौन सी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको बताया हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट पॉइंट या टॉप मोस्ट लोकेशन। टॉप मोस्ट किस बिहाफ से? एरिया के हिसाब से। एरिया के हिसाब से सबसे ईस्ट वाली साइड से कौन सी है, सबसे वेस्ट वाली साइड से कौन सी है, सबसे नॉर्थ वाली साइड से कौन सी, या फिर सबसे साउथ वाली साइड से कौन सी है। तो ये चार पॉइंट्स आपको बताए थे। ठीक है, और ये बड़े बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ नॉर्थ मोस्ट इंडिया का पॉइंट कौन सा है, या फिर उस एरिया की बात कर दी जाती है। जैसे अगर एग्जैक्ट पॉइंट, जैसे आपको पता है नॉर्थ मोस्ट इंदिरा कोल है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर क्या पता वो इंदिरा कोल ना बोलने के बजाय क्या पता उस स्टेट या उस यूटी का नाम बोल दे, है ना। तो ये सब चीजें जो है वो हमें पता होनी चाहिए। तो आज हम नेक्स्ट इसके आगे करेंगे। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज हम नेक्स्ट बाउंड्रीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बाउंड्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो टॉपिक है। कोई भी एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक के अंदर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बाउंड्रीज हमारे इंडिया की जो है, बाउंड्रीज भी अगर हम देखें तो अलग अलग बाउंड्रीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले लिखी हुई है फिजिकल बाउंड्री। अब देखो फिजियोग्राफिक बाउंड्री कौन सी होगी भाई, ऑब्वियसली बात है फिजिकल डिवीजन। मैंने आपको बताया तो फिजिकल डिवीजन के अंदर जो हमारी बाउंड्रीज थी, जो ऑन द बेसिस ऑफ माउंटेन्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स भी बोल सकते हो, या ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट्यूज भी बोल सकते हो। तो ये इस तरह से अगर कोई एरिया को डिस्क्राइब या एरिया को डिवाइड किया हो तो उस बाउंड्री को हम फिजियोग्राफिक बाउंड्री बोल देते हैं। आर्टिफिशियल बाउंड्री वही जो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं, कि जो पॉलिटिकल के हिसाब से हमारी बाउंड्री डिसाइड हुई, या उस बाउंड्री, वो बाउंड्री जिसको हम इंसान ने खुद बनाया, ठीक है, खुद डिमार्केट किया, उस बाउंड्री को हम आर्टिफिशियल बाउंड्री बोलते हैं। सेम एक और बाउंड्री होती है दैट इज ज्योमेट्रिकल बाउंड्री। अब ज्योमेट्रिकल बाउंड्री कौन सी बाउंड्री होगी? वो बाउंड्री जो बनाई ये भी हमने खुद से ही है, लेकिन किसके हिसाब से बनाई? डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो हमने बाउंड्रीज को डिवाइड डिवाइड किया, डिमार्केट किया, वो बाउंड्रीज हमारी कौन सी हो जाएंगी? ज्योमेट्रिकल बाउंड्री हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दी हुई है। जैसे 49th पैरेलल लाइन बिटवीन किसके बीच में है? कनाडा और यूएसए के बीच में। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन ये सीधी सीधी वो एग्जांपल्स हैं जो पेपर से उठाई गई हैं। ठीक है, जो पेपर्स में पूछी गई हैं। तो 38th पैरेलल लाइन बाउंड्री जो है वो किसके बीच में है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। ठीक है, नाम पढ़ते ही आपको पता चलेगा कि नहीं, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कुछ बाउंड्रीज, कुछ ज्योमेट्रिकल बाउंड्रीज और भी बताऊंगा। ठीक है, जो मैं बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है। ठीक है, उसके बाद इंडिया को श्रीलंका से कौन अलग करता है। तो ये भी जो बाउंड्रीज हैं, ये कौन सी बाउंड्रीज हैं? ये भी ज्योमेट्रिकली ही बाउंड्रीज हैं जो अलग अलग कर रही है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा आर्टिफिशियल, दोबारा से आर्टिफिशियल या फिर पॉलिटिकल बाउंड्रीज, क्योंकि यही चीज हमने पढ़ने वाले हैं। ये कौन सी है भाई? जो मैन मेड है, जो बंदों ने खुद खींची हुई है पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर, कि हमने अपने डिसीजन के ऊपर जो डिमार्केट की कि ये वाली स्टेट कहाँ तक होनी चाहिए, कहाँ तक नहीं होनी चाहिए। हमारे इंडिया की अगर पाकिस्तान के साथ देखें तो कौन सी बाउंड्री कहाँ तक होनी चाहिए। तो ये वाली बाउंड्री जो है वो आर्टिफिशियल या फिर पॉलिटिकल बाउंड्रीज कहलाएंगी। ठीक है,
उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं जैसे यहाँ पर है ना, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच की बाउंड्री है, इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री है ना। तो इसी बाउंड्रीज के ऊपर आगे हम चलेंगे। तो सबसे पहले इंडिया की बाउंड्री जो अगर हम बात करें तो इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन सी? एक हमारी हो जाएगी वाटर बाउंड्री और एक हो जाएगी हमारी लैंड बाउंड्री। इसको भी अगर मैं कुछ मैप के अकॉर्डिंगली बताना चाहूँ तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे इंडिया का मैप, तो आपको भी यहाँ पर पता है ये जो व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है ये हमारे इंडिया की लैंड बाउंड्री है, और ये जो नीचे से ब्लू एरिया दिख रहा है तो ये आपकी कौन सी बाउंड्री हो जाएगी? ये आपकी वाटर बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, तो वही दो पार्ट्स में मैंने वहां पर उसको अलग अलग लिखा। हमारी इंडिया की एक वाटर बाउंड्री है और एक हमारी लैंड बाउंड्री है ना। तो यही चीज यहाँ पर लिखी। तो यहाँ पर आगे इसको बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा वाटर बाउंड्री की बात करूं तो ये हमारी क्या है? दैट इज कोस्ट लाइन, यानी कि समुद्री तट, जो पानी का किनारा जो होता है उसको हम वाटर बाउंड्री बोलते हैं। ये हमारी है कितनी है? अगर मैं बात करूं मेनलैंड के हिसाब से तो हमारी 6100 किलोमीटर है, और अगर मैं आइलैंड्स को मिला के बात करूं तो फिर हमारी आ जाएगी 7516.6 किलोमीटर। कितनी? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इन आइलैंड्स को भी मिला के चलें, क्योंकि आइलैंड्स की भी जो किनारे होंगे वो भी क्या हो जाएंगी? कोस्टल लाइन ही हो जाएगी, है ना। तो इसके अंदर हमारी कौन कौन सी स्टेट है जहां पर ये कोस्टल लाइन है? तो मेन मैंने चार लिखी है एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि गुजरात की है, आंध्र प्रदेश की है, तमिलनाडु की है, गोवा की है। इसके साथ साथ हमने बाकी वाली भी देखनी है कि जहां जहां पर हमारी कोस्टल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने देखा गुजरात में है, उसके बाद हमारी महाराष्ट्र में भी है, उसके बाद यहाँ पर गोवा दिख रहा होगा आपको, गोवा की भी है, फिर उसके बाद कर्नाटका की भी है, फिर केरला की भी है, तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है और उड़ीसा की भी है ना। तो ये जो तट है उसके बाद थोड़ी बहुत आप देख रहे होंगे वेस्ट बंगाल भी है। तो ये जो हमारी स्टेट्स हैं इंडिया की जहां पर कोस्टल एरिया आपको देखने को मिलता है, यानी कि वाटर बाउंड्री आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन कौन सी स्टेट की है? तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा गुजरात, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पर समुद्र के साथ साथ ही जो है वो फैला हुआ है, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो है वो गुजरात आंसर आएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट, तो भाई सबसे स्मॉलेस्ट तो इस एरिया के हिसाब से भी देखें तो गोवा है, तो सबसे कम जो कोस्टल एरिया जो है वो वो भी कौन सी स्टेट का होगा? दैट इज गोवा का होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस भी बनते हैं, ये भी आपने याद रखनी है। तो ये सब हमने पढ़ा बॉर्डर बाउंड्रीज के लिए, दैट इज कोस्टल लाइन के लिए। अभी मैं अगर बात करूंगा लैंड एरिया की, तो लैंड एरिया हमारे इंडिया का उसकी बाउंड्री कितनी है? आंसर आएगा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर जो है वो हमारी लैंड बाउंड्री है। अब लैंड बाउंड्री किसके साथ होगी? ये बाकी वाली कंट्रीज के साथ है, क्योंकि यहाँ पर वाटर एरिया नहीं है, ये लैंड एरिया है। ठीक है, तो किस किस के साथ है? दैट इज हमारी 6 नेबरिंग कंट्री है, जो आगे हम इन्हीं के लिए पढ़ने वाले हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे आज के टॉपिक का। दैट इज पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार। ये हमारी 6 जो हैं वो नेबरिंग कंट्री है, जिसके साथ हमारी लैंड एरिया जो है वो जुड़ता है। ठीक है, तो यही हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। दैट इज पहला हमारा नेबरिंग कंट्री। ठीक है, जिसको हम कभी बनाना तो नहीं चाहेंगे लेकिन फिर भी है, तो दैट इज लैंड फ्रंटियर, दैट इज पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारी जो है वो हमारी नेबरिंग कंट्री है, उसके साथ हमारी जो इंडिया की जो लैंड है वो उसके उस कंट्री के साथ शेयर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि इसके साथ कौन कौन सी स्टेट जो है वो अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करती है पाकिस्तान के साथ। हमारी कौन कौन सी इंडिया की स्टेट है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस मैप के थ्रू मैंने बहुत ही क्लियरली तरीके से बताया है। सबसे पहले आप देखोगे नीचे से गुजरात है, गुजरात के बाद ऊपर से आप देखोगे राजस्थान है, राजस्थान के बाद आप ऊपर देखोगे क्या है? पंजाब है, और पंजाब के बाद आप देखोगे क्या है? जे है। ठीक है, अभी जैसे आप जे को थोड़ा पार्ट अगर लद्दाख से अलग किया हुआ है तो लद्दाख भी आप ऊपर बोल देंगे, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल हम जे ही रखेंगे। ठीक है, तो ये 4 स्टेट्स हैं जहां से हमारे इंडिया की जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ अटैच है। ठीक है, बात करूं पाकिस्तान की तो इसकी स्टैब्लिश कब ये बना?
तो ये 1947 में जब डिवीजन हुई थी, ठीक है, तो तब बना था 14 अगस्त 1947 में इसका जन्म हुआ। सेपरेशन सेपरेशन की बात करूं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बाउंड्री है, तो आंसर आएगा दैट इज रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन कौन सी, आप ये बोल सकते हो, ये जो आपको रेड कलर की दिख रही होगी डिमार्केट हुई, तो ये हमारी कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, इसकी टोटल बाउंड्री कितनी, ये भी बड़े बार एग्जाम में पूछी गई है। इसकी जो टोटल बाउंड्री है वो 3323 किलोमीटर है। ठीक है, 3323 किलोमीटर इसकी बाउंड्री लेंथ है, यानी कि ये जो गुजरात से लेके जे तक की लाइन है जो पाकिस्तान के साथ शेयर करती है वो 3323 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमारे डिस्प्यूट्स पाकिस्तान, हालांकि डिस्प्यूट ही डिस्प्यूट है, लेकिन उसमें से भी कुछ हम इंपॉर्टेंट वो डिस्प्यूट पढ़ेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो कि बार बार पेपर्स में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, पहला डिस्प्यूट जो है दैट इज सर क्रीक है। सर क्रीक क्या है, ये एक वेट एरिया है, वेट एरिया आप बोल सकते हो, दलदली एरिया है, जो कि फॉर्म्ड बाय बैकवर्ड मोशन ऑफ ओशन वाटर। ठीक है, ओशन वाटर के जो बैकवर्ड मोशन से जो है वो बना हुआ है। भाई कहाँ पर है, गुजरात में, जो आपने आपको बताया कहाँ पर है ये, गुजरात में, जैसे आपको पीछे बताया कि गुजरात में जो आपका कोस्टल एरिया है ना, तो उसी के बैकवर्ड प्रेशर से जो है, आप बोल सकते हो बैकवर्ड मोशन से जो बना हुआ है, कितना है भाई, 96 किलोमीटर का लंबा एरिया है ये। ठीक है, मार्शी एरिया है। उसके बाद भाई रिसोर्स, रिसोर्स क्या है, यहाँ पर देखने को मिलेगी फिश, पेट्रोलियम, साल्ट। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको क्या कहाँ पर मिलेंगी, सतरीक में मिलेंगी। आप देखो भाई, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पर आपको फिशिंग भी मिलेगी, यहाँ पर आपको पेट्रोलियम का साधन भी मिलेगा, और यहाँ पर आपको साल्ट की उत्पादन भी मिलेगी। ठीक है, अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी तो ऑब्वियसली बात है डिस्प्यूट भी होगा। अब डिस्प्यूट किस तरह का होता है, डिस्प्यूट भाई आप देखो, अगर मान के चलो कोई जगह है, तो अगर कोई जगह किसी बाउंड्री आप बोल सकते हैं या बॉर्डर के ऊपर कोई जगह मिलती है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों स्टेट्स या सॉरी दोनों कंट्री जो हैं वो उसको आपस में बोलेंगे कि ये मेरा है या मेरा है, तो वही डिस्प्यूट हो गया है ना। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा, डिस्प्यूट क्या है कि इधर हमारे पाकिस्तान, इधर से हमारे इंडिया की बात करेंगे तो क्या है भाई, गुजरात का कच्छ का एरिया है। ठीक है, और उधर पाकिस्तान की बात करें तो इधर से सिंध का एरिया है। ठीक है, तो सिंध का एरिया जो है, ये पाकिस्तान बोलता है कि भाई सरकरी के यहाँ तक है। ठीक है, इसको मैं मिटा के दोबारा से बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मैंने लाइन खींची हुई थी जहां से अच्छे से पता चलता है। हाँ, यहाँ पे ग्रीन और रेड लाइन आप देख रहे होंगे। ठीक है, कि यहाँ से पाकिस्तान बोलता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एरिया, और इंडिया जो बोलता है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एरिया, यानी कि कुछ एरिया जो है इंडिया बोलता है कि हमारा है, ये पाकिस्तान बोलेगा हमारा है, तो यही डिस्प्यूट है और इम्पोर्टेंट जगह है, हर कोई आसानी से कोई इसको एक दूसरे को नहीं देने देगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात करें तो दूसरा एरिया कौन सा है, दैट इज रन ऑफ कच्छ। ठीक है, रन ऑफ कच्छ ये भी सेम जैसे सरकरी का एरिया, वैसे ही रन ऑफ कच्छ जो है वैसा ही एरिया है। यहाँ पर भी लिखा होगा वेट एरिया कहाँ पर, गुजरात में है। ये सर क्रीक जो है यहाँ पर भी, ये भी आपको बता दो, ये भी गुजरात में है। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लेना इसको, ये भी गुजरात में है। किसके लिए फेमस है, तो फेमस फॉर साल्ट एंड टूरिज्म। ठीक है, ये भी साल्ट का बहुत ही बड़ा बोल सकते हो, मेन मेजर जो पार्ट है हमारे इंडिया का जहाँ पर साल्ट की उत्पादन होती है, तो वो कौन सा है, रन ऑफ कच्छ का एरिया है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या, टूरिज्म का सबसे बड़ा स्पॉट है। टूरिज्म का किस तरह का स्पॉट है भाई, यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई साल्ट का एरिया है। ठीक है, साल्ट उत्पादन वाला एरिया है, तो भाई व्हाइट एरिया है, तो व्हाइट एरिया जब सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं तो इस तरह से मतलब चमकता हुआ एरिया दिखता है, तो हर किसी के लिए मोहित होता है, तो इसलिए टूरिस्ट भी यहाँ पे जो है वो बड़े ज्यादा जाते हैं। तो टूरिज्म भी, टूरिज्म को भी ये आप बोल सकते हो बढ़ाता बढ़ावा देता है, और साल्ट भी यहाँ से हमें मिलता है। तो ऑब्वियसली बात है, ये भी अगर किसी बॉर्डर के ऊपर होगा तो ये भी डिस्प्यूट ही होगा। ठीक है, डिस्प्यूट क्या है कि इसका 90% एरिया जो है वो इंडिया के पास है, और 10% एरिया जो है वो पाकिस्तान के पास है, तो फिर हर कोई यही चाहेगा कि ये 90% है, ये 10% है, ये 50-50 होना चाहिए, तो ये इसी तरह की जो है वो डिस्प्यूट है इसके साथ। उसके बाद बात करूंगा मैं नेक्स्ट पीओके की, ये रन ऑफ कच्छ रिपीट हो गया, तो ये लाइन दोबारा मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करूंगा पीओके की। पीओके मतलब दैट इज पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर। ठीक है, यानी कि कश्मीर का वो एरिया जो कि पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट यही चीज लिखी है कि इन्वेडेड पार्ट ऑफ जे। ठीक है, जे मतलब इंडिया, इन्वेडेड पार्ट ऑफ जे बाय पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ने वो पार्ट जे का जो इन्वेड कर रखा है, कब्जा कर रखा है। ठीक है,
अब उसके बाद ये कब्जा कब हुआ? भाई ये कब्जा हुआ था 1947 के बाद ही, ठीक है? जब जे-एंड-के हमारी जो स्टेट है, वो वहाँ के जो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, तो वहाँ के राजा जो चाहते थे ना कि हम इंडिया के साथ, ना ही पाकिस्तान के साथ, तो तब जब अकेला पड़ गया जे-एंड-के, तो पाकिस्तानी जो है उसके वहाँ के जो ट्राइब हैं, उन्होंने वहाँ पर जो है पाकिस्तान का एरिया जो है, सॉरी, इंडिया का जो एरिया जे-एंड-के का जो स्टेट है, उसको कब्जा कर लिया, ठीक है? और कब्जा पूरा करता था यहाँ तक कि जे-एंड-के जो है वो उन्होंने इंडिया के साथ रिक्वेस्ट की, तो जब तक तो इंडिया की फोर्स जहाँ तक आ पाती तो तब तक जे-एंड-के का कुछ एरिया जो है वो उन्होंने ले लिया हुआ था, ठीक है? मे बी नेक्स्ट मैं आपको बता सकूँ। हाँ, ये वाला, ठीक है? ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ तक का जो एरिया है, ठीक है? ये पाकिस्तान ने इतना-इतना जो है वो अपने कब्जे में ले लिया हुआ था। उसके बाद जो है इंडिया ने जो है दोबारा से जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, तो लेकिन उससे पहले यहाँ तक जो एरिया जो है वो इन्वेड कर लिया हुआ था, ठीक है? ये अफ़गानिस्तान के बीच में, लेकिन फिर भी यहाँ तक आपको बता दूँ कि ये वाला लाइन जो, ये जो एरिया है ये पीओके का है। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, ठीक है? अब एक और चीज़ यहाँ पर ये जो लिखी हुई है, दैट इज़ क्या कि पीओके और जे-एंड-के के बीच की लाइन, ठीक है? ये भी मैं यहाँ पर मैप के ऊपर ही आपको बताना चाहूँगा कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब देखो रेड क्लिफ लाइन कौन-सी थी? भाई रेड क्लिफ लाइन ये वाली थी जो बाहर वाली, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि पाकिस्तान ने जैसे ही पीओके का एरिया जो है वो इन्वेड किया, तो उसके बाद ये जो अब पाकिस्तान आगे तक आ गया, उसके बाद जो लाइन डिसाइड एक और हुई, जहाँ तक कि देखना था कि ये इसके इधर वाला एरिया जो है वो किसका है, पीओके का है। तो वो वाली जो लाइन डिस्क्राइब हुई, उस लाइन को हम बोलते हैं एलओसी, ठीक है? दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है? यहाँ पर यही चीज लिखवाई हुई है कि पीओके और जे-एंड-के के बीच की जो लाइन है, ठीक है? क्योंकि पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ रहे हैं तो यही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पीओके और जे-एंड-के के बीच की जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? एलओसी बोलते हैं, दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये भी लाइन मैं माउंटेन्स में आपको बता चुका हूँ क्या कि के2 दैट इज गॉडविन ऑस्टिन जो हमारा माउंटेनियस पीक है, ठीक है? वो भी कहाँ पर है? वो भी पीओके में है। उसके बाद अभी जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है? हमारे इंडिया की क्या इंदिरा कोल जो इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, वो भी कहाँ पर है? वो भी पीओके के अंडर है, ठीक है? हालाँकि ये हमारे इंडिया का ही पार्ट है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी जो है वो इंडिया के पास आएगा। तो हम ये फिर दोबारा से बोल सकेंगे कि वाक़ई में ये पीओके में नहीं है, ये हमारे इंडिया में ही है, ठीक है? उसके बाद सियाचिन का ग्लेशियर आप बोल सकते हो कि अगर के2 गॉडविन ऑस्टिन, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ ये जो इंदिरा कोल है अगर नहीं है, तो उसके बाद का जो अनडिस्प्यूटेड एरिया जो है वो हमारा सियाचिन का ग्लेशियर ही है, क्योंकि सियाचिन का ग्लेशियर के ऊपर भी एक बार इन्होंने अटैक किया था। लेकिन यहाँ पर जो अभी फिलहाल में जो इसका जो बोल सकते हो कंट्रोलिंग है वो इंडिया के पास ही है, ठीक है? सियाचिन ग्लेशियर आपको ऑलरेडी सब कुछ माउंटेन में मैं बता चुका हूँ। सियाचिन के ग्लेशियर के बारे में भी मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना है, क्या कि अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन-सी लाइन है, तो आंसर आपका आएगा रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है? अगर कोई बोले कि इंडिया और पीओके के बीच में कौन-सी लाइन है, तो फिर आपका आंसर क्या आना चाहिए? फिर आपका आंसर आना चाहिए दैट इज़ एलओसी, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है? नेक्स्ट बात करूँगा मैं इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है? अब इंडस रिवर सिस्टम ऑब्वियसली बात है कि जो भी चीजें पाकिस्तान के साथ जाएंगी वो सारी की सारी क्या रहेंगी? डिस्प्यूट ही रहेंगी, ठीक है? अब इंडस रिवर सिस्टम तो आपको रिवर्स वाले एरिया में बता दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बता दूं कि रिवर जो है इंडस, उसका ओरिजिन जो है वो चिनयांगडंग ग्लेशियर, यानी कि आप बोल सकते हो तिब्बत या फिर अभी फिलहाल में जो लद्दाख है वहां से है। उसके बाद ये इंडिया में एंटर करती है, कहाँ से? दमचोक से, ठीक है? दमचोक का एरिया जो है इंडिया में एंटर करती है। ये दोनों एंटर पॉइंट और एग्जिट पॉइंट लद्दाख में ही है, ठीक है? उसके बाद एग्जिट पॉइंट कौन सा है? एग्जिट पॉइंट है हमारा चिल्लास, ठीक है? एग्जिट होने के बाद, इंडिया से एग्जिट होने के बाद ये सीधा कहाँ पर चली जाती है? ये सीधा चली जाती है पाकिस्तान में, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन 1947
पार्टीशन इट वाज डिसाइडेड इंडिया वुड गिव वाटर टू टू कनाल्स इन पाकिस्तान की इन्होंने जैसे ही डिसाइड किया था कि ये जो इंडिया की जो इंडस रिवर है इसका पानी का जो कुछ पार्ट जो है वो हम पाकिस्तान को देंगे, लेकिन जहां से वो देंगे वो चीज ही जो है वो पीओके के अंडर आ गई थी, तो इंडिया ने जो है फिर उसका पानी ही बंद कर दिया था। ठीक है, अब पानी बंद कर दिया तो उसके बाद फिर डिस्प्यूट और ज्यादा बढ़ गया। उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए ही उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो आई। ठीक है, आई कब थी? 1960 में। ठीक है, कब? 1960 में। किसके द्वारा ये ट्रीटी करवाएगी? तो ये ट्रीटी करवाएगी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली हुआ क्या था? इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली हुआ था कि भाई हमारे इंडिया या फिर आप ये बोल सकते हैं कि हमारे नॉर्थ इंडिया में जिस जो भी मतलब पाकिस्तान के साथ अटैच हैं उसमें से जो रिवर्स हैं उन रिवर्स का कंट्रोल किस किस के हाथ में कैसा होगा, ये ट्रीटी थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो 80% वाटर का यूटिलाइजेशन कर सकता है। किन रिवर्स का? इन तीन रिवर्स का, दैट इज इंडस, झेलम और चेनाब। ठीक है, और इन द अदर हैंड इंडिया के पास जो 80% वाटर कंट्रोल रहेगा वो किन रिवर्स के ऊपर रहेगा? दैट इज रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, ये मेजर 6 रिवर्स हैं जो कि कहां पर जाती हैं? पाकिस्तान में जाती हैं। तो 6 में से तीन तीन उन्होंने डिवाइड कर लिए, ये वाली तीन। अब ये तीन कौन सी है? इंडस, झेलम और चेनाब, ये हमारे जेएंडके वाली रिवर्स हैं। ठीक है, इन रिवर्स का जो कंट्रोल है वो इसमें 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करता है और 20% जो है वो जेएंडके यूज करता है। इन द अदर हैंड जो तीन रिवर्स हैं दैट इज रावी, ब्यास और सतलुज, इनका जो है रावी, ब्यास और सतलुज, इनका जो कंट्रोल है वो हमारे इंडिया दैट इज पंजाब की स्टेट से ये रिवर्स जाती हैं। तो ये रिवर्स जो है वो पंजाब वाले 80% इसको यूज करते हैं और 20% जो है वो पाकिस्तान यूज करता है। तो ये भी डिस्प्यूटेड है और बता भी दिया, रिवर्स में भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलो यहाँ पर भी बता दिया, तो रिपीट हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े बार यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंट्री की मैं बात करूंगा। नेक्स्ट कंट्री कौन सी है? दैट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ जे एंड के यानी कि लद्दाख का जो एरिया है उसी के साथ जो है वो अटैच है, उसी के साथ जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारी स्टेट है जिसके साथ अफगानिस्तान अपनी बाउंड्री शेयर करता है। बाउंड्री की लेंथ है कितनी है? बाउंड्री की लेंथ है 106 किलोमीटर। कहीं कहीं 80 भी लिखा होगा लेकिन एग्जैक्टली जो है वो 106 किलोमीटर है, जो कि हमारे इंडिया की किसी भी दूसरी कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर जो है वो सबसे छोटा शेयर है। ठीक है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है, बड़े बार एग्जाम में ये भी चीज पूछी गई है कि स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर बाय एन कंट्री, तो कौन सी आंसर आएगा? अफगानिस्तान आएगा। ठीक है, अब इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की जो लाइन है कौन सी है? दैट इज दुरंत लाइन। दुरंत लाइन एक्चुअल में जो है वो किसके बीच में है? वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, किसके साथ? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। लेकिन वही लाइन जो है वो आगे सीधा इंडिया की तरफ चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन आप बोल रहे हो, यहाँ पर इस साइड अफगानिस्तान है, इस साइड पाकिस्तान है, तो ये जो लाइन दोनों के बीच डिमार्केट है और यही लाइन आगे जो है वो इंडिया की तरफ, सॉरी दूसरा चलना था, यही जो लाइन है आगे इंडिया की तरफ फैली हुई है, तो यही लाइन जो है वो इंडिया के साथ भी आ जाती है। तो दुरंत लाइन जो है वो आप ये बोल सकते हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और इंडिया के साथ भी यही लाइन है। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है? 106 किलोमीटर का है। ठीक है, इसके साथ सिर्फ इतना ही है, इसके साथ और कोई नहीं है। हाँ, एक चीज मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो 106 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो भी कहाँ पर है? आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ये वाली अगर आप बोलो डिस्टेंस है, और ये कहाँ पर है भाई? ये है आपका पीओके के अंदर। ठीक है, यानी कि हमारा फिलहाल में एट प्रेजेंट अफगानिस्तान के साथ टच अप नहीं है। वो एरिया कहाँ पर पड़ता है? पीओके के अंडर पड़ता है। अगर कभी पीओके इंडिया के साथ आता है, जेएंडके के साथ आता है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा टच पॉइंट अफगानिस्तान के साथ अभी बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, मतलब रियल में भी है ना, इस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि अभी आवाजाही तो वहां तक है नहीं है, तो अभी फिलहाल अफगानिस्तान के साथ सीधा रास्ता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री की मैं बात करूंगा दैट इज एज लाइक पाकिस्तान, कौन सी है? चाइना। ठीक है, चाइना के साथ हमारी कौन कौन सी स्टेट जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करती है? तो सबसे पहले
जे-एंड-के का लद्दाख वाला एरिया हम बोल सकते हैं, ठीक है, जे-एंड-के जगह लद्दाख लिख सकते हो। उसके बाद कौन सी है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सा है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद क्या है, सिक्किम है, सिक्किम के बाद कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये स्टेट्स हैं जो कि हमारी इंडिया की, जो कि किसके साथ, चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है, तो बाउंड्री की लेंथ है 3488 किलोमीटर, ठीक है, 3488 किलोमीटर की इस बाउंड्री की लेंथ है, ठीक है। अब इस बाउंड्री का नाम क्या है, ठीक है, इस बाउंड्री का नाम है मैकमोहन लाइन, ठीक है, कौन सी है, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। अब ये मैकमोहन लाइन एक्चुअल में किसके साथ थी, एक्चुअल में ये थी तिब्बत के साथ, ठीक है, लेकिन तिब्बत अभी क्या है, तिब्बत एक तरह का चाइना ही है, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये चाइना के साथ ही हमारे इंडिया की मैकमोहन लाइन है, ठीक है। जैसे कि आगे बताया होगा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले बात करें कि जब तिब्बत हुआ करता था, ठीक है, ये भी कुछ हिस्ट्री जो है वो हमें पढ़नी चाहिए, क्या कि सबसे पहले 1906 से लेके 1912 तक, ठीक है, क्या हुआ कि सबसे पहले चाइना ने जो है वो तिब्बत पर अटैक किया और तिब्बत जो है वो चाइना के अंडर हो गया, ठीक है। उसके बाद 1914 के अंदर एक पर्सन था जिसने बोल सकते हो चाइना का लीडर, आप जो भी बोल सकते हो, उसने जो है क्या किया था, तिब्बत को अनेक्ट किया था, तो उसकी जब डेथ होती है तो उसके बाद जो है तिब्बत जो है अपने आप को बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंट मानता है कि हम आज से आजाद हैं। उसके बाद फिर से क्या हुआ, 1958 में, सॉरी 1959 में एक बार फिर से जो है चाइना उसके ऊपर अटैक करता है और फिर से तिब्बत को पूरा 100% कंट्रोल कर लेता है अपने ऊपर, ठीक है। तो आप इसी दौरान आप बोल सकते हो कि जब दोबारा से तिब्बत जो है वो चाइना से अलग हुआ, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट उसने अपने आप को माना, तो तब जो है वो लाइन बनी थी किसके बीच में, चाइना और तिब्बत के बीच में, दैट इज कौन सी, मैकमोहन लाइन। लेकिन दोबारा से जब चाइना ने उसको नेक्स्ट कर लिया, तो फिर उसके बाद जो वो जो लाइन थी वो किसके बीच में आ गई, इंडिया और तिब्बत के बीच में आ गई, ठीक है, इंडिया और तिब्बत के बीच में आ गई। तो उसके बाद आई कब, भाई 1962 के अंदर जब इंडो चाइना वार हुई, तो इसके बार के लिए मैं बता दूं कि हमारे इंडिया का नेक्स्ट पीछे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये जो पीओके है, ठीक है, जो एरिया जो पाकिस्तान ने लिया हुआ है, सेम एज इट इज चाइना ने भी 1962 के टाइम पे ये जो हमारे जे एंड के तब के टाइम पे, ठीक है, यानी कि जो अभी हम लद्दाख बोल सकते हैं, लद्दाख का इतना सारा एरिया जो है वो चाइना ने इन्वेट कर लिया, ठीक है। इन्वेट करने के बाद ये आप देख सकते हो रेड कलर में, जो आपको थोड़ा बहुत मैंने बताया हुआ है, बड़े ही अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है, इतना इतना एरिया जो है वो चाइना ने भी ले लिया। अब चाइना ने ले लिया तो इस एरिया को बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन यानी कि जो कि हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडिया का ऐसा एरिया जो कि चीन ने इन्वेट किया हुआ है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अक्साई चीन बोलते हैं। अब इस अक्साई चीन के साथ हमारी जो बाउंड्री है, ठीक है, अक्साई चीन के साथ हमारी जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री का नाम क्या है, उस बाउंड्री का नाम है LOAC, ठीक है, LOAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, में भी आगे लिखा हुआ मैंने, यस आगे लिखा हुआ है। डिस्प्यूट कौन कौन से हैं, पहला अक्साई चीन, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि पहले तिब्बत के साथ चाइना के साथ था, लेकिन उसके बाद 1962 में जब इंडो चाइना की वार हुई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ पार्ट्स जो है वो चाइना ने हमारे इंडिया का ले लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, अक्साई चीन बोलते हैं। और इसके बीच की जो लाइन डिमार्केट हुई उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, LOAC बोलते हैं या LAC भी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके बाद कुछ और, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर, ये भी डिस्प्यूटेड है क्योंकि ये भी तो चाइना के बाद कहाँ पर इंडिया के अंदर आती है ना। ये रिवर्स में भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना के अंदर क्या बोलते हैं, सैनपो रिवर बोलते हैं, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर होती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से, यानी कि तिब्बत से, यानी कि चाइना से जब इंडिया के अंदर एंटर होती है तो अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है, ठीक है। उसके बाद बाकी सब चीजें पढ़ने वाली नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दैट इज म्यांमार की, ठीक है। अब म्यांमार की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो भाई ये भी हमारे इंडिया का ही पार्ट था, हमारे इंडिया का ही पार्ट था, तो अलग कब हुआ, अलग हुआ 1937 में, ठीक है, कब हुआ, 1937 में अलग हुआ। उसके बाद इसका ओल्ड नेम क्या है, दैट इज बर्मा, या फिर आप बोल सकते हो रंगून, ठीक है, रंगून का मतलब क्या है, ग्रेवयार्ड
टू बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा बहादुर शाह जफर कौन थे। तो उसकी जो है आप बोल सकते हो ग्रेवयार्ड है, इसीलिए इसका नाम जो है क्या रखा हुआ है, रंगून या फिर बर्मा, है ना। उसके बाद म्यांमार यहाँ पर यहीं पर थी, दैट इज मंडाले जेल। मंडाले जेल्स यहाँ पर बाल गंगाधर ने गीता भी अपनी लिखी हुई है, दैट इज कौन सी, रहस्य। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कौन कौन सी स्टेट जो है जिसने अपनी बाउंड्री शेयर, जिसकी अपनी बाउंड्री शेयर है किसके साथ, म्यांमार के साथ। ठीक है, तो कौन कौन सी है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। अब यहाँ पर ये चीज देखोगे कि मैंने एग्जैक्टली मैप के साथ आपको बताया, ठीक है, कि कौन कौन सी स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर है, तो दैट इज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। तो ये आप बोल सकते हो चार स्टेट्स हैं जिसके साथ म्यांमार अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इन बाउंड्रीज का नाम कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि इस बाउंड्री को डिसाइड किसके तौर पे किया हुआ है, हिल्स और फॉरेस्ट के हिसाब से तौर पे उसको जो है वो अलग किया हुआ है या डिमार्केट किया हुआ है। यानी कि यहाँ पर बाउंड्री नहीं है, यहाँ पर क्या हाई डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ हाई डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल है, और ये घने जंगल को डिवाइड कर दिया कि इसके इस साइड क्या है म्यांमार है और इसके इस साइड क्या है हमारा इंडिया है। ठीक है, अब इसमें डिस्प्यूटेड तो इतना ज्यादा है नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हो कि एक दीपू पास है और एक इरावती रिवर है। ठीक है, इरावती रिवर जिसको म्यांमार की लाइफलाइन बोला जाता है, एक ये डिस्प्यूटेड है और दूसरा दीपू पास जो है वो डिस्प्यूटेड है। उसके बाद नेक्स्ट मैं कंट्री की बात करूंगा, दैट इज 5 नंबर पे बांग्लादेश। बांग्लादेश हाल फिलहाल आप देख रहे होंगे कि कितने ज्यादा डिस्प्यूटेड रह रहा है इंडिया के साथ, लेकिन फिर भी इसका भी इतिहास हम पढ़ेंगे कि बांग्लादेश स्टार्टिंग में जो है, पहली बात ये बना कब, स्टैब्लिश कब हुआ, 1971 में। ठीक है, 1971 में बना, भाई उससे पहले क्या था, उससे पहले ये था ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अब इसकी कहानी जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 1905 से। ठीक है, 1905 उससे पहले ये इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है, दैट इज बंगाल जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, किसके द्वारा किया जाता है, लॉर्ड कर्जन। यहाँ पे भी थोड़ा सा हिस्ट्री का आप बोल सकते हो टॉपिक है, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा पार्टीशन किया जाता है 1905 में, और बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे हिंदुओं की मेजोरिटी ज्यादा थी और ईस्ट बंगाल यहाँ पर मुस्लिमों की मेजोरिटी ज्यादा थी। उसके बाद क्या होता है, 1911 में जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी क्यू जो है वो भारत आती है, आप बोल सकते हैं जब आते हैं तो ये जो पार्टीशन है इसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और कैंसिल करने के बाद दोबारा से इसको बंगाल ही बना देते हैं, और बंगाल बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है 1947 में जब दोबारा से आप बोल सकते हो डिवाइडेशन होते हैं, पार्टीशन होता है इंडिया और पाकिस्तान का, तो फिर से क्या होता है कि भाई जो हिंदू एरिया है उसको इंडिया के पास ही रहने देते हैं, दैट इज आप बोल सकते हो जो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, जो कोलकाता वाला एरिया है। उसके बाद जो मुस्लिम एरिया था, दैट इज जो पहले फिर से ईस्ट बंगाल हुआ करता था, उसको हमने क्या बना दिया, उसको हमने बना दिया पाकिस्तान। और पाकिस्तान किस नाम से जाना जाएगा, ये आपका हो गया ईस्ट बंगाल जो था वो बन गया हमारा ईस्ट पाकिस्तान। ये कब की बात है, 1947 की बात है। ठीक है, यानी कि 1947 में ये जो हमारा ईस्ट बंगाल था वो अब क्या बन गया, ईस्ट पाकिस्तान। जो अभी का जो पाकिस्तान है उसको बोलने लगे वेस्ट पाकिस्तान, और जो ये वाला पाकिस्तान है इसको हम बोलने लगे ईस्ट पाकिस्तान। अब आप ये खुद सोचो, यहाँ से अगर मैं आपको मैप से बताते जाऊं कि इसके यहाँ से एक वक्त चलता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप देखो कि बांग्लादेश कहाँ पर है, ये एक टाइम पे ये क्या था, ईस्ट पाकिस्तान, और ये क्या था, वेस्ट पाकिस्तान, है ना। तो भाई इसी को दोनों को आपस में जाने के लिए, ठीक है, यानी कि एक अपनी कंट्री को अपनी ही कंट्री में जाने के लिए इंडिया के बीच में से होके जाना पड़ा, जो कि मैं कहता हूँ कि सबसे डिस्प्यूटेड बोल सकते हो या सबसे बोलते हैं ना कि इरिटेशन वाला, इरिटेटेड पार्ट था, है ना। तो बस उसी को खत्म करने के लिए जब दोबारा से 1971 में इंडो एंग्लो वार होती है, ठीक है, इंडो पाक एंग्लो वार होती है, तो वहां पर क्या होता है कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान है इसको क्या बना दिया जाता है, बांग्लादेश बना दिया जाता है। तो भाई ये हिस्ट्री है हमारे किसकी, बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो है वो एक तरह का पुराना पाकिस्तान ही है, बस ये है कि ईस्ट वाली साइड से था, इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। उसके बाद 1971 में इसको क्या बना दिया गया, अलग से कंट्री बना दिया गया, दैट इज बांग्लादेश। ठीक है, समरी में आप देख सकते हो कि भाई ये पहले
ईस्ट बंगाल था, बाद में ईस्ट पाकिस्तान बना और उसके बाद ये बना क्या, बांग्लादेश। ठीक है, इसके साथ कौन कौन सी स्टेट जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करती है, तो करती है हमारी वेस्ट बंगाल, दैट इज वही जो बोल सकते हो बंगाल की डिवाइडेशन के बाद बनी थी। उसके बाद असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, ये 5 स्टेट जो हैं वो अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं बांग्लादेश के साथ। बाउंड्री की लेंथ कितनी है, तो 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है, जो कि किसी भी कंट्री के साथ हमारे इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कौन सा था, अफगानिस्तान, और लॉन्गेस्ट कौन सा है हमारा, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, दैट इज कितनी है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारी इसको थोड़ा बाद में करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, नेपाल और भूटान की। इसके साथ इतने ज्यादा हमारे ना तो डिस्प्यूट है ना कुछ है, लेकिन इसके लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे, दैट इज क्या, कि नेपाल के साथ भी हमारी नेचुरल बाउंड्री ही है। ठीक है, इसके साथ भी बाउंड्री डिमार्केट नहीं है। इसकी लेंथ कितनी है, 1751 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर है, जो कि कौन कौन सी स्टेट हमारी जो है वो उस नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करती है, तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है और सिक्किम है। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल और सिक्किम, ये 4 स्टेट जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं नेपाल के साथ। बात करूंगा भूटान के साथ, ये भी नेचुरल बाउंड्री है, यहाँ पर भी इसके साथ भी लेंथ कितनी है, 699 किलोमीटर है। और जो अपनी स्टेट जो अपनी बाउंड्री शेयर करती है हमारे इंडिया की, वो है सिक्किम, बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 स्टेट्स हैं जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं भूटान के साथ। ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो लैंड लॉक कंट्री हैं। ठीक है, दोनों कंट्रीज कौन सी हैं, लैंड लॉक कंट्री हैं। अब लैंड लॉक का मतलब क्या होता है, लैंड लॉक मतलब कि भाई इसके चारों तरफ जो है वो लैंड एरिया है, वाटर एरिया कोई नहीं है, कोई इसका कोस्टल लाइन कोस्टल एरिया नहीं है। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है। दूसरा पॉइंट ये बोल सकती हो कि ये दोनों कंट्री जो है वो बफर स्टेट में है। ठीक है, बफर स्टेट में है। अब बफर स्टेट का क्या मतलब होता है, भाई बफर स्टेट का मतलब ये होता है कि भाई ये दोनों कंट्री जो हैं वो दो दुश्मन देशों के बीच में आती हैं। ठीक है, बोल सकते हैं कि जैसे इंडिया और चाइना जो है वो आपस में दुश्मन बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि भाई दुश्मन का मतलब ये है कि इन दोनों में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में बचा ये फंस जाती है नेपाल और भूटान। ठीक है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये लैंडलॉक कंट्री है और दूसरी ये बफर स्टेट में भी आती है। ठीक है, उसके बाद मैं अब फिर से वापस आता हूँ, हमारी एक कंट्री जो रहेगी नेबरिंग, तो हम तब बोलेंगे जब लैंड एरिया इसके साथ अटैच होगा, लेकिन फिर भी बेशक लैंड एरिया नहीं है तो फिर भी हमारी नेबरिंग में ही आती है, दैट इज कौन सी, श्रीलंका। बात करूंगा मैं श्रीलंका की, तो भाई इसका ओल्ड नेम क्या है, इसका ओल्ड नेम है सिलोन। इसकी शेप कैसी है, तो आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख रहे होंगे इसकी शेप कैसी है, तो कोकोनट की शेप की है। बड़े बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि शेप ऑफ श्रीलंका इज दैट इज लाइक कोकोनट, और इसका ओल्ड नेम क्या है, ओल्ड नेम है इसका सिलोन। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है, किधर चला गया, चलिए, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि भाई इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो इन दोनों को अलग करता है वो कौन करता है, तो इसका आंसर आता है, मतलब जो चीज अलग करती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पाक स्ट्रेट। ठीक है, अब ये सबसे कंफ्यूजन इसलिए रहता है कि भाई PALK है लेकिन प्रोनाउंस इसको करते हैं पाक, तो जब पाक है तो हम कभी कभी ये बोल देते हैं हो सकता है पाकिस्तान के साथ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पाक स्ट्रेट जो है वो किसके बीच में है, वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, अब पाक स्ट्रेट है क्या, यहाँ पर आप स्ट्रेट का भी देख सकते हो, पाक उसका नाम है, ठीक है, किसी पर्सन के नाम से रखा होगा, लेकिन स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट होता है वाटर एरिया कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, यानी कि हमारा ऐसा वाटर एरिया जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है और लैंड एरिया को अलग कर रहा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि भाई ये चीज क्या है, ये है गल्फ ऑफ मन्नार बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि ये इंडियन ओशन का पार्ट है। ठीक है, और इसके इस साइड क्या है, भाई इसके इस साइड क्या है, तो बात करूंगा इंडिया की इस साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल है ना, तो बे ऑफ बंगाल बोला जाता है, BOB, बे ऑफ बंगाल बोला जाता है। तो भाई ये दो पार्ट हैं। ठीक है, भाई पाक स्टेट को नहीं बोला जाता है, एक मिनट रुकना, मैंने एरो डाल दिया।
अच्छा, एरो पहले का डाला हुआ है क्या? तो इस साइड जो वाटर एरिया है वो कौन सा है? वो बे ऑफ बंगाल है। और इस साइड कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार है, या फिर ये बोल सकते हो इंडियन ओशन है। ठीक है, तो इन दो बड़ी वाटर बॉडीज को अलग कर रहा है कौन सा? भाई आप ये बोल सकते हो ये वाला वाटर चैनल। ठीक है, ये वाटर चैनल है जो अलग कर रहा है बे ऑफ बंगाल को किससे? गल्फ ऑफ मन्नार से, इंडियन ओशन से अलग कर रहा है। तो ये वाटर चैनल को क्या बोलेंगे? इस वाटर चैनल को बोलेंगे स्ट्रेट। और ये स्ट्रेट जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, उसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ऑब्वियस है, समझ आ गई होगी, बड़े ही आप बोल सकते हो आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। दूसरी चीज, इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है जो कि श्रीलंका के साथ जुड़ता है? तो आंसर आएगा हमारा धनुषकोडी। ठीक है, या फिर धनुषकोटी। ठीक है, धनुषकोटी। हालांकि हो सकता है वीडियो में आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन आपको जो चीज बोल रहा हूँ वो चीज आपने लिख लेनी है, या फिर आपको नोट्स भी तो प्रोवाइड होने हैं। धनुषकोटी। और जो श्रीलंका वाली साइड से है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं तलाई मीनार। ठीक है, ये दो लास्ट पॉइंट है। इंडिया वाली साइड से धनुषकोटी है और श्रीलंका वाली साइड से तलाई मीनार है। ठीक है, उसके बाद धनुषकोटी जो है ये कहाँ पर है? भाई हमारे इंडिया का आप ये बोल सकते हो आइलैंड एरिया है। तो आइलैंड एरिया है, तो आइलैंड कौन सा है? भाई आइलैंड है पंबन आइलैंड। ठीक है, पंबन आइलैंड है। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि भाई इंडिया, आप ये बोल सकते हो कि रामायण में जो राम सेतु ब्रिज है वो कहाँ पर है? तो भाई वो भी श्रीलंका वाली साइड ही तो गए थे। ठीक है, जो राम जी गए थे। तो उस ब्रिज के जो आप बोलते हैं कि आज तक की उसके आवेशन, या आप फिर बोल सकते हो कि उसके प्रूफ मिलते हैं सैटेलाइट से, तो उसको हम बोलते हैं राम सेतु बोलते हैं, जिसको हम एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये जो आप दिख रहे होंगे रेड डॉटेड लाइंस दिख रही होंगी, यहाँ पर राम सेतु के होने के अवशेष मिलते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो उनका प्रूफ मिलता है हमें कि ऐसा हमें मतलब सैटेलाइट से भी ऐसा लगता है, या फिर आप बोल सकते हो कि वहां पर ऐसे निशान दिखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर पहले भी कोई ब्रिज हुआ करता था जिसको हम राम सेतु बोलते हैं। ठीक है, जो कि राम जी ने बनाया था लंका में जाने के लिए। उसके बाद डिस्प्यूटेड क्या है? भाई डिस्प्यूटेड हमारा ये है कि श्रीलंका ये बोलता है कि यहाँ पे कोई बाउंड्री लाइन डिसाइड नहीं की है। तो भाई जो फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं? वो श्रीलंका वाली तरफ चले जाते हैं फिशिंग करने के लिए। ठीक है, मतलब मछली पकड़ने के लिए। तो भाई यही थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है, बाकी और कोई ज्यादा यहाँ पर डिस्प्यूट श्रीलंका के साथ नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, तो ये अभी तक जो थे हमारे इम्पोर्टेंट कंट्रीज थी जिसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी था, जिसकी बाउंड्रीज के बारे में हमें पढ़ना था। ठीक है, जो जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो चीज पीछे हम पढ़ रहे थे दैट इज, जैसे मैं यहाँ पर बे ऑफ बंगाल बोल रहा था, जहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार बोल रहा था, तो ये चीज आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना डाले, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले का ही लिख के रख लिया होता, दैट इज गल्फ और बी। इन दोनों को मैं बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता दूं। ठीक है, इसकी एग्जांपल के साथ ही, ये जो मैंने बनाया हुआ है इसकी एग्जांपल के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि गल्फ और बे होता क्या है। सबसे पहले तो भाई गल्फ और बे दोनों ही सेम ही है। ठीक है, सिर्फ एरिया का फर्क है। ठीक है, होता क्या है कि एक ऐसा वाटर एरिया जिसके तीनों तरफ क्या हो? लैंड हो, और बीच में एक तरफ मतलब वाटर एरिया है, यानी कि इसके तीनों तरफ क्या है? लैंड है। तो ऐसे एरिया को हम क्या बोल सकते हैं? गल्फ या बे बोल सकते हैं। बस इसको डिसाइड क्या होता है? इसको डिसाइड ये होता है कि इसका एरिया छोटा है या फिर बड़ा। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर मैप से ही मैं बताना चाहूंगा। जैसे आप ये मान के चलो, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर आप ये मान के चलो कि भाई यहाँ पर ये वाला एरिया है, इसके तीनों तरफ क्या है? लैंड है। और ये जो वाटर एरिया हो जाएगा इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे बे। ठीक है, अब गल्फ किसको बोलते हैं? गल्फ भी सेम वही चीज है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो, ये वाली चीज मान के चलो कि भाई इसके क्या है? तीनों तरफ क्या है? लैंड है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो, मैं यहाँ पर ज्यादा थोड़ा वो कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ। यहाँ पर इसके यहाँ पर भी क्या है? तीनों तरफ लैंड है, लेकिन बीच में क्या है? वाटर एरिया है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? गल्फ। अब इनमें डिफरेंस आप खुद समझ रहे हो कि भाई अगर बड़ा एरिया है तो बे है, छोटा एरिया है तो गल्फ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से ही मैंने आपको बताया। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है। क्या चीज? कि भाई ऐसा गल्फ और बे में ऐसा है कि अगर नैरो पार्ट है, छोटा पार्ट है, तो वो क्या है? गल्फ है। और अगर बड़ा पार्ट है, वाटर बॉडी कवर्ड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स, यानी कि है तो डेफिनेशन वही है, लेकिन डिफरेंस यही है
अगर लार्ज है, ठीक है, यहाँ पर बोल सकते लार्ज वाटर बाउंड्री, ठीक है, वाटर बॉडी, बड़ा एरिया है तो वो फिर आपका क्या हो जाएगा, बे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूं, वो ये कि समरी ऑफ बॉर्डर स्टेट, यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चन बड़े बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको समरीज की तरह बता दिया ताकि आप सीधा सीधा यही भी चीज याद रख लोगे तो आराम से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। क्योंकि बड़े बार क्या होता है कि हम याद तो कर लेते हैं कि कौन सी कंट्री के साथ कौन कौन सी स्टेट है, लेकिन अगर कुछ अलग तरीके से पूछा जाए, कुछ कंफ्यूजिंग तरीके से पूछा है, तो फिर वहां पर हमें मुश्किल होती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अलग अलग तरीके से बता दिया कि पहले लिखा मैंने कि स्टेट्स हैविंग बाउंड्री विद 3 कंट्रीज, ठीक है, यानी कि स्टेट्स जो कि 3 कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। तो फिर आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे पहली है सिक्किम, किसके साथ करती है, नेपाल, चाइना और भूटान के साथ। बंगाल, बंगाल किसके साथ करती है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। मैं आपको पहले बता दूं कि जो चीज मैं आपको मैप से बता रहा था, तो पहली क्लास में बताया था कि अगर वो चीज आप याद कर लेते हो, यानी कि अगर वो चीज आप लोकेशन के हिसाब से कंट्री स्टेट कौन कौन सी कहां पर कर लेते हो, फिर ये चीज आपके लिए बड़ी ही आसान है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कौन सी स्टेट कहां पर है, तो फिर आप ऑब्वियसली बड़े आसानी तरीके से बता सकते हो। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ, ये किसके साथ करती है, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, चाइना के साथ। जे एंड के यहाँ पर लद्दाख आप बोलोगे ये किसके साथ करता है, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान और चाइना के साथ। अगर जे एंड के और लद्दाख अलग अलग बोलोगे फिर नहीं, अगर दोनों को इकट्ठा बोलोगे फिर। उसके बाद कौन कौन सी स्टेट है जो 2 कंट्री के साथ करती है, तो आंसर आएगा असम, जो कि भूटान और बांग्लादेश के साथ करता है, उत्तराखंड जो कि चाइना और नेपाल के साथ करता है, मिजोरम जो कि म्यांमार और बांग्लादेश के साथ करता है, ठीक है। उसके बाद स्टेट जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो वो है बिहार, जो कि किसके साथ कर रहा है, नेपाल के साथ करता है, ठीक है। तो ये समरी अगर आप मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान है, अदरवाइज आप ये बोल सकते हो कि आप रट्टा भी लगाओगे तो भी आपके लिए काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पॉलिटिकल डिवीजन में नेबरिंग कंट्री और कुछ और हमारे स्टैटिक पॉइंट्स जो कि बड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी हमारी क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।